ठीक है, आज हमने किस टॉपिक को डिस्कस करना है? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू अ नैरो स्लिट। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो डायफ्रैक्शन है जी, डायफ्रैक्शन ऑफ डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, ड्यू टू अ नैरो स्लिट। लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ेंगे, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम नैरो स्लिट को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ नैरो स्लिट, किसे कहा जाता है। तो नैरो स्लिट दरअसल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ के इक्वल होता है। मतलब अगर आप नैरो स्लिट को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि अ नैरो स्लिट, अ नैरो slit is a slit is a transparent medium, transparent medium जी, जिसकी थिकनेस क्या होती है? whose thickness is whose thickness is comparable with whose thickness is comparable with the wavelength of light, with the wavelength of light। तो ये नैरो स्लिट की डेफिनेशन हो जाएगी। हमने अब इसको एक्सप्लेन करना है कि एक नैरो स्लिट से जो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो किस तरह से अकर होती है, किस तरह से हो रही होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि एक नैरो स्लिट है, ठीक है, उसके ऊपर हम एक वेवलेंथ इंसिडेंट करेंगे, एक लाइट इंसिडेंट करेंगे, एक सिंगल वेवलेंथ होगी यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। और स्लिट का जो साइज है उसको भी हम डिनोट करेंगे डी के साथ। और आज हम अ, वो जो लाइट की रे होगी डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, उसको रेस की रे डायग्राम से हमने अंडरस्टैंड करना है। तो पहले इसके रे डायग्राम बनाएंगे, और रे डायग्राम के लिए जो जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए उनमें पहले नंबर पर है a monochromatic light source, a monochromatic light source, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो हमें चाहिए वो है एक नैरो स्लिट, ठीक है, अ नैरो स्लिट, अ नैरो स्लिट, ठीक है। ऑफ साइज में यहां पे लिख देता हूं, ऑफ साइज डी, वहां पे जो उसकी सेपरेशन होगी वो डी होगी। इसी तरह से तीसरे नंबर पर जो आपको एक चीज चाहिए वो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस होगा। वो आखिर में मैं बताता हूँ क्यों हम ले रहे हैं वो कन्वेक्स लेंस। और चौथे नंबर पर आपको एक चीज चाहिए होगी, एक स्क्रीन जहां पे हमें ये पैटर्न नजर आएगा। तो ये ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड होता है डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो डायफ्रैक्शन होनी है वो मैंने पहले बता दिया आपको कि रे डायग्राम की मदद से हमने करवानी है। तो सबसे पहले हम इसकी वही डायग्राम भी बना लेते हैं। और वो स्लिट नैरो है, लेकिन है कुछ इस तरह से कि हमने क्योंकि अंडरस्टैंड करना है इसको, तो इसलिए मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से साइज का काफ़ी बड़ा करके मैंने दिखाया हुआ है ताकि क्या हो सके, हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और ये हमें प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है। हम रेज की मदद से आज इसको दिखाएंगे। तो रेज में दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से जो इसके ऊपर फॉल कर रही है। एक रे ये है, ठीक है, रे नंबर 1 जो कि हमारे उस लाइट सोर्स से आ रही है। एक रे ये है, इसी तरह से दूसरी रे ये है, रे नंबर 2, ये रे नंबर 3 है, ये रे नंबर 4, 5,
जी, अभी इस नीचे वाले को मैं रेज कर देता हूँ, इसको दोबारा से बना दूंगा। हमें 9 रेज आज कंसिडर करनी है। वैसे तो नंबर ऑफ रेज आ रही होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर बुक हम 9 रेज कंसिडर करेंगे। ओके, तो कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 और 9। ये 9 रेज हमने कंसिडर कर ली हैं। अब नीचे स्लिट का दूसरा एज दिखा देते हैं। ये स्लिट का दूसरा एज है, ठीक है जी। ये रेज हैं जो हमने कंसिडर की हुई हैं, जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से आ रही हैं। रे 1 2 3 और 4 5, 9 रेज हैं। अब उसके बाद ये रेज जैसे ही इस स्लिट में से पास होती हैं, तो ये रेज बेंड हो जाती हैं। और बेंड कुछ इस तरह से होती है, इनकी बेंडिंग को मैं दिखा देता हूँ। ड्यू टू डायफ्रैक्शन ये क्या हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी। ये रे नंबर 1 हो गई। बाकी रेस को भी मैं दिखाता जाता हूँ जैसे जैसे वो दिखाई जा सकती हैं। 2, ठीक है, ऐसे रेस सारी दिखानी है आपने जो बेंड होके आ रही होंगी इस तरह से। रेज ऐसे बेंड होंगे, वो जो 9 रेज हमने कंसिडर की थी इस तरह से। अच्छा, एक रे मैंने नहीं बनाई, वो भी बना लेते हैं जो यहां से आएगी कि जी। ये रेज यहां से बेंड होके आएंगी और उस स्लिट का नाम हम रख लेते हैं ए बी स्लिट। ये पॉइंट ए होगा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स हमने कितना कहा था? वो डी है। तो रेज को नाम दे देते हैं। ये हमारे रे नंबर 1 है, इसको रे 2 का नाम दे दें, ठीक है। इसको रे 3 का नाम देते हैं, इसको 4 का। ये रे 5 है, ये 6 है, 7 8 और 9 रेज हैं। तो हम यहाँ पे जो ये सारी है कंसिडरेशन, ये लिखेंगे भी। अब इसके बाद ना आपने कन्वेक्स लेंस को यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को प्लेस करना है आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद कन्वेक्स लेंस के ऊपर आपने इनको फोकस करवाना है, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस होगा, जहां से रेज जो है पास होने के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी सामने स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। दिस इज अवर स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन है जहां पे सारी लाइट की जो रेज हैं जाके इकट्ठी होंगी, कन्वर्ज। क्योंकि आपको पता है कन्वेक्स लेंस आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। और मैं यहाँ से सिर्फ कुछ रेज को दिखाऊंगा जो जाके स्क्रीन के ऊपर जाके कन्वर्ज होंगी, मिलेंगी जाके, वो बाद में मैं बताता हूँ। तो ये इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गए। देखिए, कन्वेक्स लेंस भी रख लिया हमने, नैरो स्लिट भी हो गई, स्क्रीन भी हो गई, और कन्वेक्स लेंस भी हो गया। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपने की, इसको जरा यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हमने क्या किया कि एक जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, उससे जिसकी वेवलेंथ कितनी थी, जिससे वेवलेंथ लैम्डा निकल रही है, उसको इंसिडेंट करवाया, इंसिडेंट करवाया किसके ऊपर? ऑन नैरो स्लिट। और नैरो स्लिट का नाम है ए बी, और उसका साइज है डी। उसके दरमियान सेपरेशन जो है वो डी है। और इसके बाद ये जो रेस थी, लेट कितनी रेस की हमने? 9 रेस। वो कहां से आ रही थी? आर कमिंग फ्रॉम सोर्स। और ये जो 9 रेस थी, ये जाके किसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं? इंसिडेंट ऑन आफ्टर डायफ्रैक्शन, ठीक है। आफ्टर डायफ्रैक्शन इनको किस में से पास करवाया जाता है? कन्वेक्स लेंस में से। और कन्वेक्स लेंस उनको क्या करता है? कन्वर्ज करता है किसके ऊपर? ऑन स्क्रीन
और हमें क्या नजर आता है, एन बल्कि लिख लें, अ डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड, अ डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है। तो ये हमने इसको थ्योरेटिकली भी लिख लिया जो हमने वहां पे कंसिडरेशन की थी। अब इसमें मैथमेटिकल पोर्शन आपने क्या करना है, तो टू डराइव द कंडीशन फॉर, अच्छा देखिए अब इस टॉपिक के अंदर जो सबसे अहम पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि इस टॉपिक में उसने आपसे कंडीशन पूछी है मैक्सिमा की या मिनिमा की। मतलब आपकी बुक वाले ने मिनिमा की फाइंड की हुई है, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे कि क्वेश्चन आता है फाइंड द कंडीशन फॉर मिनिमा। जैसे आपको याद होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास आया था डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा कंस्ट्रक्टिव की, और डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ये आई थी डिस्ट्रक्टिव की, ये मैक्सिमा की थी, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है ये किसकी है, ये मिनिमा की है। तो सेम एज इस टॉपिक में भी आपको मैक्सिमा की या मिनिमा की कंडीशन किसी एक की फाइंड करके बतानी है। अब आपके बुक वाले ने किसको फाइंड किया हुआ है, मिनिमा की कंडीशन को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को, तो हम भी उसी को फाइंड करेंगे, कंस्ट्रक्टिव की फिर हम नहीं बताएंगे। ये मैंने इसलिए प्रीवियस बता दिया, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने निकाला था फॉर्मूला, आज भी हमें फॉर्मूला निकालना है। तो उस फॉर्मूले की डेरिवेशन के लिए मैंने कहा कि हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट 9 रेज जो हैं आर कमिंग, हम 9 रेज कंसिडर करते हैं, ठीक है। और फिर इन 9 रेज में से भी हम रेज के पेयर्स को कंसिडर करेंगे। जैसे अगेन मैं करता हूं, लेट अस द रे 1 and 5, हम रे नंबर 1 और 5 को कंसिडर करते हैं, जिनका जो कि इन फेज है, विच आर इन फेज। अच्छा, इन फेज का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था कि दो वेव्स इन फेज कब होती हैं, जब दो वेव्स के सामने, दो वेव्स इस तरह से मिल रही हैं, उनके क्रस्ट के सामने क्रस्ट आ रहा हो, ट्रफ के सामने ट्रफ आ रहा हो, तो वो इन फेज रेस कहलाती हैं। तो इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं। तो रे नंबर 1 और 5 हमने कंसिडर किए हैं जो कि इन फेज हैं। अच्छा, अब यहां पे ना हम एक वेव फ्रंट भी दिखा देते हैं। रेस की फॉर्म में हमने सब कुछ दिखाया है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, जो ये ए बी स्लिट है, ए बी वेव फ्रंट है, ठीक है, ए बी वेव फ्रंट, क्योंकि कुछ देर के बाद क्या होगा हम हाइजन प्रिंसिपल से बता सकते हैं। तो वो जो वेव फ्रंट बनेगा उसको मैं आगे यहां पे दिखा रहा हूं। देखिए यहां पे इस तरह से वेव फ्रंट भी बनेगा। इस वेव फ्रंट को नाम दे देंगे हम सी ए का ही, इस पॉइंट को सी का नाम देते हैं। मतलब यहां पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे बिहेव करेंगे फॉर दी सोर्स ऑफ दी सेकेंडरी वेवलेट्स, और कुछ देर के बाद अगर आपको बताना हो कि वेव फ्रंट कैसा बनेगा तो हम उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो उन परपेंडिकुलर से बनने वाली सरफेस को हम कहते होते थे कि वो वेव फ्रंट है हमारा। तो हमने कौन सी रेस कंसिडर की है, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 5। अच्छा, क्यों कंसिडर किए हैं ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है, दरमियान में है बिल्कुल एक तो, ठीक है। और दूसरा ये जो इन फेज भी हैं, और साथ में और अगर वेव्स आपसे पूछी जाए कौन से इन फेज है, तो और कौन सी होंगी, 2, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना आगे ताकि आपको और क्लियर हो, 1 और 5 इन फेज है, इसी तरह से 2 और 6 इन फेज है, 3 और 7 इन फेज है, ठीक है, और 4 और 8 इन फेज है, 5 और 9 इन फेज है। आप इनमें से कोई सा भी पेयर ले सकते हो, लेकिन आपकी बुक वाले ने क्योंकि 1 और 5 वाला पेयर लिया है तो हम भी 1 और 5 वाला ही पेयर लेंगे। और हम कंडीशन किसकी फाइंड कर रहे हैं, मिनिमा की, ये माइंड में रखिएगा। और क्वेश्चन है कि क्या मैक्सिमा की नहीं कर सकते, मैक्सिमा की भी कर सकते हैं बेटे, लेकिन आपकी बुक वाले ने जैसे मिनिमा की है हम भी मिनिमा को ही फाइंड करेंगे। अच्छा, अब इनमें पार्ट डिफरेंस कितना होगा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपकी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और रे नंबर 1 से 5 तक देखा जाए तो ये
मतलब इस केस में जो आज हम ये काम कर रहे हैं, इस केस में जो कंडीशन एक है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी में ही, कि एज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स। कंपेरेबल का मतलब है इक्वल है तभी तो हो सकती है ना डायफ्रैक्शन, अदरवाइज तो डायफ्रैक्शन भी नहीं होगी। तो अगर आप रे नंबर 1 और 5 के दरमियान में डिस्टेंस देखें वेवलेंथ के लिहाज से, वो बनेगा 1/5। ठीक है, मतलब ये जो रे और 1 और 5 है, 1 और 5 में जो पाथ डिफरेंस बन रहा है, पाथ डिफरेंस जो बन रहा है वो बन रहा है λ/2। और अगर स्लिट के लिहाज से देखें फासला उनमें, ए से बी तक है डी, तो 1 से 5 तक कितना होगा d/2। मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस λ/2 है और उनमें डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन भी मैं लिख देता हूं, सेपरेशन उनमें है d/2। देखें डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन के लिए आपको पता है पाथ डिफरेंस λ/2 होना चाहिए। तो ये जो रे 1 और 5 है इनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी क्योंकि λ/2 है। इसी तरह से 2 और 6 में भी λ/2 होगा। ये जितने भी मैंने पेयर यहां पे लिखे थे, इन सारे के सारे पेयर्स में क्या होगा, सेम पाथ डिफरेंस होगा d/2 की फॉर्म में और λ/2 की फॉर्म में। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। हमने मिनिमा की कंडीशन को फाइंड करना था, तो हमने आने वाली रेज कहा कि 9 रेज हैं, वैसे तो नंबर ऑफ रेज आ रही होगी। उनमें से हम कंसिडर कर रहे हैं 1 और 5 को, वो इन फेज हैं डिस्ट्रक्टिव के लिहाज से, क्योंकि उनमें पाथ डिफरेंस λ/2 बन रहा है और उनमें सेपरेशन देखी जाए तो वो d/2 बन रही है। और बाकी भी पेयर्स हैं, जैसे ये दो, ये सारे पेयर्स हमने कंसिडर किए, ये भी सारे इन फेज हैं डिस्ट्रक्टिव के लिहाज से। ये माइंड में रखिएगा बात बेटे, मैं बार बार कह रहा हूं डिस्ट्रक्टिव के लिहाज से हम कंडीशन फाइंड कर रहे हैं, तो λ/2 के लिहाज से ये इन फेज है। और इनमें सेपरेशन भी देखी जाए तो d/2 इन सब में है, लेकिन हम वो पेयर कंसिडर कर रहे हैं जो हमारी बुक वाले ने किया हुआ है। तो हम यहां पे फिर वेव फ्रंट की बात करें, इसको मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर लिखूं मजीद आगे, कि जो आपके पास एसी वेव फ्रंट बन रहा है, इन दी वेव फ्रंट एसी, इन दी वेव फ्रंट एसी, हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखें जी डायग्राम से क्लियर होगा हमें। अब रे नंबर 5 देखें और रे नंबर 1 देखें। रे नंबर 1 यहां से जा रही है और रे नंबर 5 यहां से जा रही है। तो रे नंबर 5 देखें एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है, ये वो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है, किससे, रे नंबर 1 से। यानी 5 वाली रे जब यहां पे पहुंचेगी स्क्रीन पे, तो वो इतना डिस्टेंस ग्रेटर कवर करेगी, किससे, रे नंबर 1 से। तो आज हमें यही पाथ डिफरेंस निकालना है क्योंकि यही डिस्ट्रक्टिव का होगा। इसको, इस पाथ डिफरेंस को मैं स्मॉल a b से डिनोट कर देता हूं। मतलब हमें ये स्मॉल पाथ डिफरेंस चाहिए। तो और फिर हम डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन में, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन आप लोग जानते हैं क्या होती है, मैं यहां पे लिखता हूं, सिंस कंडीशन फॉर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो क्या होती है कि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जो कि आज ए बी होगा, वो इक्वल होना चाहिए λ/2। और ये मैंने कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लिखी है पहले के लिए, पहले फ्रिंज के लिए, फॉर फर्स्ट फ्रिंज, फॉर फर्स्ट फ्रिंज। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ये सिर्फ पहले फ्रिंज के लिए लिखी है, जनरल कंडीशन नहीं लिखी। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ मिनिमा, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू λ/2। तो हमें पहले पाथ डिफरेंस को निकालना पड़ेगा ना। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए जो वेव फ्रंट एसी हमने कंसिडर किया है, तो जब वेव फ्रंट एसी से देखेंगे हमें क्या नजर आता है, जो रे 5 है, ठीक है, वो क्या करती है, एक्स्ट्रा पाथ कवर करती है देन किस रे से, रे नंबर 1 से, कितना, ए बी। और यही हमारा पाथ डिफरेंस है और आज हमने इसी को कैलकुलेट करना है। और अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो दिस पाथ डिफरेंस इज जो है इसको मिनिमा की कंडीशन में हम पुट करेंगे तो देन हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा।
मिनिमा की कंडीशन फाइंड करनी थी, 9 रेज कंसिडर की, उनमें से 1 और 5 वाला पेयर लिया और कहा इनमें पार्ट डिफरेंस वैसे तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं λ/2 है, लेकिन इसको हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाना है। और वो कैसे होगा, वेव फ्रंट AC को जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला रे 5 ज्यादा डिस्टेंस कवर करके जाती है। कितना ज्यादा कवर करके जाती है, AB। तो आज हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपकी ये बेंडिंग हुई है वो हुई है एंगल थीटा पे, तो जितना एंगल यहां पे बन रहा होगा उतना एंगल यहां पे भी बन रहा होगा। तो आपको ये एक ट्रायंगल नजर आ रही है, ठीक है। इस ट्रायंगल की मदद से आज आपने क्या करना है, फाइंड करना है जी किसको, जो है पार्ट डिफरेंस AB को। और हम जानते हैं यहां से यहां तक जो सेपरेशन होगी वो D/2 होगी, क्योंकि यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक D है। और ये दोनों कंपेरेबल भी हैं, इक्वल भी हैं, लैम्डा और वेवलेंथ D। और यहां से यहां तक बनेगा D/2। तो हमने कौन सी ट्राइंगल यूज करनी है जी, लिखें एज, या यूं करें, इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है, उसको नाम क्या दिया हुआ है आपने, डायग्राम से देखें, ABA, AB और A और A ट्राइंगल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन की रेशियो लगा रहे हैं। तो साइन थीटा आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू अवर ट्राइंगल, जो आपका हाइपोटेन्यूस और बेस परपेंडिकुलर है वो है कौन से, थीटा के सामने ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने ये वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूस। तो मैंने बता दिया उन साइड्स के, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे आगे आके, ठीक है। तो कौन सी साइड थी हमारी परपेंडिकुलर, AB, और हाइपोटेन्यूस वाली साइड कौन सी थी, A और स्मॉल a, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करें तो हम जानते हैं स्मॉल AB तो हमें पता नहीं है, ये तो हमने फाइंड करना था, लेकिन AA है D/2। इसका मतलब हुआ AB किसकी इक्वल आ जाएगा, AB यानी पार्ट डिफरेंस आ जाएगा D/2 साइन ऑफ थीटा के। और इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दिया था हमने इक्वेशन A का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यूज पुट करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 AB की क्या वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, D/2 साइन थीटा, यही फाइंड की थी ना, देखें D/2 साइन थीटा AB की वैल्यू है। अब यही वैल्यू यहां पे जब पुट करेंगे इक्वल हो जाएगी किसके, λ/2 पे। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी डिस्ट्रक्टिव की, D साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये है एक फ्रिंज के लिए, इसको लिखें फॉर M फ्रिंजेस, ठीक है, फॉर M फ्रिंजेस ये क्या बनेगी, ठीक है, फॉर M फ्रिंजेस इन जनरल, in general the conditions for different orders of minima, the conditions for different order of minima on either side of the center is, वो क्या होगा, D sin of theta, D sin of theta is equal to D sin of theta is equal to M lambda। ये होगी m नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए, और m यहां पे ऑड नंबर्स होंगे, वेयर m इज इक्वल टू 1, बल्कि सारे नंबर्स लिख सकते हैं, इंटीजर्स ही होंगे। अच्छा, यहां पे अब एक पॉइंट और मैं दोबारा से बता रहा हूं, देखिए हमने बहुत सिंपल सा काम किया, डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट में हमने पहले नैरो स्लिट को डिफाइन किया और इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए ऑपरेटर्स लिखा, फिर हमने ये डायग्राम बनाई थी। अब ये डायग्राम आगे कैसे बनेगी वो मैं जो है वो बना देता हूं। आपने सिर्फ रे नंबर 5 को दिखाना है एक पॉइंट पे मिलता हुआ,
और रे नंबर 1 को और रे नंबर 9 भी। इनको बताना है कि ये पॉइंट जब मिलेंगे पॉइंट पी के ऊपर तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क फ्रिंज बन रहा होगा। ये आपने इसमें दिखा देना है। ठीक है, इसमें डार्क सा हम भर देते हैं। ये हमारा जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस होगा, इसमें से रेज जब पास होंगी कन्वर्ज हो जाएंगी और कन्वर्ज होके यहाँ पे आके मिलेंगी और एक डार्क सा स्पॉट बनेंगे। अच्छा, इसके सेंटर में क्या बन रहा होता है वो अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल सेंटर में अगर हम दिखाएं, मैं यहाँ पे एक लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं इसको रेज कर दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। अभी ब्लू लाइन से दिखा देते, यहाँ पे क्या बनेगा बिल्कुल सेंटर में स्क्रीन के, तो यहाँ पे याद रखिएगा ब्राइट फ्रिंज बनता है, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बना था वैसे ही। तो यहाँ पे बनेगा ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के यहाँ सारा पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, डार्क और ब्राइट, डार्क ब्राइट, पूरा एक पैटर्न आपको नजर आएगा। अब वो पैटर्न कैसा होगा वो पैटर्न मैं बना, वो भी डायग्राम में आपको बनाकर दे देता हूँ। ठीक है भाई, याद रखेंगे सेंटर में इसका जो फ्रिंज बनता है वो क्या बनता है, वो ब्राइट फ्रिंज बनता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसको लिख लेते हैं आगे। आखिर में कंडीशन तो हमने फाइंड कर ली मिनिमा की, अब हम इसका पैटर्न भी बनाते हैं और पैटर्न मैं बनाता हूं कुछ इस तरह से कि डार्क और ब्राइट के लिहाज से। पैटर्न यहां पे मैं बना देता हूं। अब आपको याद होगा जब हमने बात की थी किसकी भला, इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस में ये होता था कि डार्क और ब्राइट का साइज एक जैसा होता था। ठीक है, लेकिन जो आपके पास डायफ्रैक्शन का पैटर्न होता है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें कैसा पैटर्न बनता है, यहाँ पे वो मैं पैटर्न कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे डार्क वाले फ्रिंज जैसे भी आप सेंटर, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो, डार्क वाले फ्रिंजेस जो हैं उनकी विड्थ ज्यादा होती जा रही है और सेंटर में जो आपको ये जगह सारी व्हाइट व्हाइट सी नजर आ रही है, इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं यहां तक। ये एक ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज है। तो सेंट्रल फ्रिंज पहले देखें उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे आप किनारों की तरफ जा रहे हैं ब्राइट की विड्थ कम होती जा रही है और डार्क की जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। तो आपको जो ग्राफ इसका मिलता है वो ग्राफ भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइड पे बना हुआ होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, हाँ जी, ग्राफ किसका ड्रॉ करें आप, वो कहेगा डायफ्रैक्शन का। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होता है, इस तरह से। पहले आपको एक पीक नजर आती है, हाँ जी, ये पीक जो है, ये पीक किसकी है भला, ये मैक्सिमा की पीक है। ठीक है, ये जो पीक मैंने बनाई है, ये जो पीक से हमें नजर आई, ये पहले मैक्सिमा की है। यहां पे होगा मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा। फिर यहां पे आपको पीक ऐसे नीचे की तरफ नजर आ रही होगी इस तरह से। ये किस चीज को दिखा रहा है, ये पहला मिनिमा है, ये भी पहला मिनिमा है। फिर आपको जो है एक पीक नजर आएगी ऊपर जाती हुई ऐसे, और फिर मिनिमा इस तरह से, मतलब ऐसे होगा। और फिर क्योंकि पीक थोड़ी छोटी बनेगी क्योंकि छोटा जो है वो ब्राइट फ्रिंज है, उसका साइज कम है, और डार्क की इसी तरह से ज्यादा होती जाएगी। मतलब आपको ना कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है डायफ्रैक्शन का, जिसमें ये जो इस तरह से क्रस्ट की शेप में आपको नजर आ रहा है हिस्सा, ये मैक्सिमा होगा, और जो नीचे ट्रफ की फॉर्म में नजर आ रहा है ये मिनिमा के लिए है। तो ये ग्राफ दरअसल इंटेंसिटी का हम बनाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एरोस की फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता हूँ मिनिमास को। ये जो है, ठीक है, ये जो है मिनिमा है, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं। कैसे मिनिमा है, दिस इज अवर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, और ये थर्ड मिनिमा। इस साइड पे भी पैटर्न बनता है, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, और ये थर्ड मिनिमा। जो मैक्सिमा है ना उनको मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ, ब्राइट से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, ये सेकंड मैक्सिमा बनेगा, ये थर्ड मैक्सिमा बनेगा। ये मैंने एरोज की फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है, आपको एक पैटर्न सा नजर आता है। अब यहाँ पे फ्रिंजेस के दरमियान जो साइज है वो एक जैसा नहीं होता, ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है,
मैक्सिमा है, जो मैंने किससे दिखाए हुए हैं, येलो कलर से दिखाए हुए हैं, गोल्डन कलर से दिखाए हुए हैं, या यूं कह सकते हो। तो मतलब आपको जो पैटर्न नजर आता है वो कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। ये पैटर्न बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा कि इसमें जो फ्रिंजेस बनते हैं उनका साइज एक जैसा नहीं होता। कैसा साइज होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सेंटर में क्या होता है, सेंटर में अ वाइड वाइड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, एक ब्राइट फ्रिंज बनता है बहुत चौड़ा सा, वाइड ब्राइट फ्रिंज बनता है सेंटर पे। और जैसे जैसे आप एजेस की तरफ मूव करते हो, ठीक है, जैसे जैसे एजेस की तरफ मूव करते हो तो ब्राइट जो फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस, उनकी जो विड्थ है, विड्थ जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और वैसे वैसे जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया। ये क्या था भला आपका इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस कह रहा हूँ, सॉरी, बने तो इंटरफेरेंस की वजह से है ना, डायफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट। तो इसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। हमारा मेन काम ये रिलेशन निकालना था, जो कि हमने 9 रेस को कंसिडर किया, उसमें से फिर पेयर बहुत सारे बन रहे थे, हमने 1 और 5 को कंसिडर करके। अच्छा, मैक्सिमा की फाइंड भी की जा सकती है, लेकिन क्योंकि आपके बुक वाले ने किया नहीं है तो इसलिए मैंने भी नहीं करवाया। और ये डायग्राम देख ली थी आपने मैंने कैसे बनाई थी, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो